फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आए हैं क्या करने, फाइनल पार्ट वीडियो का। टाइटल है 10 क्रेजी स्टोरीज फ्रॉम इंडियाज हिस्ट्री ब्लो योर माइंड। और फ्रेंड्स, अगर दो पहले पार्ट्स नहीं देखे तो स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि वो दो पार्ट्स भी देख लो। बहुत अच्छा बता रहे हैं, काफी चीजें उन्होंने जो है इसके अंदर डिस्कस की हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग था जिसमें उन्होंने रामायण महाभारत के बारे में बात की और बताया कि एविडेंस जो दिख रहा है उससे जो भी शक हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए। और भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे बात की कि कैसे सिविलाइजेशन आई, इंडिया में कैसे हुआ, क्या थ्योरीज जो है वो लगाई जा रही हैं और कौन सी मतलब ठीक है और क्या प्रूफ के हिसाब से गलत है, जो लॉजिक नहीं बना रही हैं। तो आगे शुरू करते हैं अभी वीडियो। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट सबके डिटेल्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। पर आपको ये लगता है कि एडटेक की वजह से शायद एजुकेशन सिस्टम का शायद कोलैप्स हो सकता है 20 साल के अंदर, 30 साल के अंदर पूरी दुनिया शुरू हो गया है। शुरू हो गया। अच्छी अभी देखिए कोरोना वायरस हुआ, लॉकडाउन हो गए, स्कूल तो बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए, यूनिवर्सिटी बंद हो गए, सब कुछ आज डिस्टेंस पे हो रहा है। अब धीरे धीरे इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए नेक्स्ट 10-20 साल में जॉब्स का डिमांड सिर्फ स्किल्स के ऊपर होगा। और ये सब स्किल्स हमें एजुकेशन सिस्टम में कोई सिखाता नहीं है। SEO कौन सिखाता है एजुकेशन सिस्टम में? फोटोशॉप, अडोबी प्रीमियर प्रो, फोटो मैनिपुलेशन, वीडियो प्रोसेसिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सब जो रियल लाइफ स्किल्स आज है और फ्यूचर में और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, इनमें से कोई भी स्किल एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया नहीं जाता है। तो धीरे धीरे जो एजुकेशन सिस्टम की जो पेपर डिग्रीज है इसका वैल्यू 0 होने वाला है और रियल लाइफ स्किल्स का वैल्यू बढ़ने वाला है। और ये सब स्किल्स हमें आज फ्री मिल सकते हैं यूट्यूब पे, आपके चैनल पे, अलग अलग जगहों पे। सो पूरा हमारा पैराडाइम, पूरा पर्सपेक्टिव बहुत जल्दी बदलने वाला है और ये एजुकेशन सिस्टम ऑब्सोल्यूट हो गया ऑलरेडी। आई फील कि ये जो 2-3 जनरेशंस हमारे जनरेशन पहले आए थे उनको सफर करना पड़ा, बहुत ज्यादा, उनको झेलना पड़ा ये सब कि नहीं इंडिया अच्छा देश नहीं है, इंडिया बेकार है, ये वो। पर जो अभी के जनरेशन आ रहे हैं उन्हें सच अभी पता चलेगा। धीरे धीरे ये ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, क्योंकि सच को कितना दबाएंगे आप? इन द एज ऑफ फ्री इंफॉर्मेशन दबा नहीं सकते। मतलब हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में गलत इन्फॉर्मेशन और बुरी इन्फॉर्मेशन आपको दुख देगी, वो इन्फॉर्मेशन डालकर पहले तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को दुख पहुंचा रहे हो, आप उनका एटीट्यूड बदल रहे हो और उन्हें वो थोड़ी लूजर मेंटालिटी दे रहे हो। बिल्कुल, उनसे वॉरियर मेंटालिटी छीन रहे हो। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और यूट्यूब से शायद ये रिवर्स हो जाए, शायद पॉडकास्ट से, क्या पता। आई होप सो। सर, आई हैव टू आस्क यू, मतलब मैं छठा पॉइंट आपसे पूछने वाला था, बट अगर आप एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ बता दोगे छठे पॉइंट के लिए तो वो अच्छा रहेगा। आई फील एज अ नाइस कंटिन्यूएशन टू 5। बिल्कुल। तो एजुकेशन एसेंशियली ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन इंडिया में ही शुरू हुआ। इंडिया में एक समय पे दर्जनों यूनिवर्सिटीज थी, लार्ज मेगा यूनिवर्सिटीज, ओके, विद थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। और एसेंशियली इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम था इंडिजिनस, उसका स्टडी एक स्कॉलर ने किया जिसका नाम है धर्मपाल, इन द 19th century आई थिंक, ओके। तो उस टाइम पे ब्रिटिश लोग अपना एजुकेशन सिस्टम इंडिया पे इम्पोज कर रहे थे, लेकिन इंडिया का ओरिजिनल एजुकेशन सिस्टम अभी तक पूरी तरह से गया नहीं था। तो धर्मपाल ने स्टैटिस्टिकल स्टडी किया इंडियन एजुकेशन सिस्टम का। तो उसने क्या डिस्कवर किया कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम टेम्पल्स के अंदर कंसंट्रेटेड था। सो टेम्पल्स सिर्फ प्रार्थना करने की जगह नहीं थे, ये स्कूल्स भी थे। हर विलेज में टेम्पल होता था और टेम्पल में स्कूल होता था, ओके। तो वहां पे बच्चों को संस्कृत सिखाते थे, मैथमेटिक्स, लॉजिक, ग्रामर, हर चीज सिखाते थे वहां पे। और स्टैटिस्टिकली धर्मपाल ने क्या दिखाया कि लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट 100% था। लड़के लड़की दोनों को इक्वली एजुकेशन मिलता था, जाति वाति का कुछ बात नहीं था, ओके। सो दिस वाज स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम ट्रेडिशनली उसका बैकबोन टेम्पल्स थे, छोटे छोटे गांव में टेम्पल्स थे। तमिल में एक कहावत है कि जिस गांव में टेम्पल नहीं है वहां पे आप जाके बसो मत। इसका रूट ये है क्योंकि टेम्पल वर नॉट जस्ट प्रेयर सेंटर्स, एजुकेशन सेंटर्स थे। अब कुछ जगह पे बड़े बड़े टेम्पल होते थे, वहां पे एडवांस एजुकेशन मिलता था। फिर विहार होते थे, वहां पे और एडवांस एजुकेशन मिलता था। और सबसे बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूट था यूनिवर्सिटी। इंडिया में बहुत सारी महान यूनिवर्सिटीज थी, तक्षशिला, नालंदा, तिलहारा, शारदा पीठ, विक्रमशिला, उदंतपुरी, द लिस्ट गोज ऑन। हमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कभी मिलेगी भी नहीं, इतनी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गई है।
तो ये जो बड़ी यूनिवर्सिटीज थी, ये जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है, ये पूरा स्टेट फंडेड था। अभी आज हमें एडमिशन कहीं पे चाहिए तो लाखों रुपए देने पड़ते हैं हर साल। उस टाइम पे एक पैसा किसी से लेते नहीं थे, सब कुछ कंप्लीटली फ्री था। जो लोकल राजा था वो इसको फंड करता था, वो टीचर को फंड करता था, एजुकेशन सिस्टम को फंड करता था, टेम्पल को या यूनिवर्सिटी को, और जो स्टूडेंट्स आते थे उनके लिए वहाँ पे रहने को क्वार्टर्स मिलते थे, सब कुछ था वहाँ पे। और फॉरेन से भी लोग आते थे, जैसे कि चाइना से फाहियन, शुआनजांग आया, ये लोग इंडिया में आए। शुआनजांग नाम का जो चाइनीज ट्रैवलर है वो नालंदा में कुछ साल रहा, वहाँ पे उसने संस्कृत सीखा, बहुत कुछ सीखा। तो किसी के लिए बैरियर नहीं था, आप कहीं से भी आओ, किसी भी देश से आओ, अगर आपका इंटेलेक्चुअल लेवल है उतना तो आपको वहाँ पे विद्या मिलेगी। ये बहुत एक्सटेंसिव एजुकेशन सिस्टम था, उसका पूरा नेटवर्क था, टेम्पल्स का, विहार्स का और यूनिवर्सिटीज का। तक्षशिला जो आज पाकिस्तान में है, ये दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट नोन यूनिवर्सिटी है, एटलीस्ट 2600 ईयर्स पुराना है, मे बी इवन ओल्डर। तो जब अलेक्जेंडर का सपोजिटली इन्वेजन हुआ था इंडिया में, तो तक्षशिला वहीं पर था, राइट। तो इतना एक्सटेंसिव और इतना महान एजुकेशन सिस्टम था ये, दुनिया का हर किस्म का नॉलेज मिलता था यहाँ पे। जब नालंदा का डिस्ट्रक्शन हुआ, बख्तियार खिलजी ने नालंदा को डिस्ट्रॉय किया, सबको मार डाला उसने, सबके सर काट दिए और वहाँ की लाइब्रेरी जला दी। उस लाइब्रेरी को जलने में महीने लगे, तो आप सोचिए कितने मिलियंस ऑफ बुक्स हो गए वहाँ पे। तो इंडिया में क्या बोलते हैं कि हम इंडियन लोग अपनी हिस्ट्री लिखते नहीं है। कौन बोलता है हिस्ट्री लिखते नहीं है? सब हिस्ट्री जला दी गई, वरना हमारे हजारों साल के रिकॉर्ड मिलते थे आज हमें, अगर ये सब जलाया नहीं गया होता तो। तो क्या हुआ कि ये सब यूनिवर्सिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया, जला दिया, हमारा सब रिटर्न रिकॉर्ड्स चला गया, सब ओनली वर्ड टू माउथ बाकी रहा। और जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने क्या कहा कि आपका वर्ड टू माउथ हिस्ट्री है ना, वर्ड ऑफ माउथ हिस्ट्री, ये सब मिथ्स है, क्योंकि तुम्हारे पास रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है। सो दिस इज हाउ हिस्ट्री बिकेम मिथ इन इंडिया। ये रूट कॉज है इस चीज का। अपने थोड़ा ज्यादा हैवी था ये, दुख होता है सुन के, बिल्कुल कि बिल्कुल वो किताबें जलाई गई और महीनों तक जली वो लाइब्रेरी। मतलब शायद उसमें ये जो हम विमानों की बातें करते हैं, सब रहस्य उसमें जल गए सारे के सारे। नहीं है। इस पूरे सेक्शन में छठे पॉइंट में आपने चाइना की बात करी कि चाइना से भी लोग यहाँ आते थे, हाँ। और यहाँ से नॉलेज लेकर वापस चाइना चले जाते थे। हाँ। कल्लेरी पाइटो नाम का एक मार्शल आर्ट है, मैं हाँ। मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मतलब मैंने बचपन में जूडो किया हुआ है, टाइक्वांडो किया हुआ है, Okay. थोड़ा कल्लेरी पाइटो भी सीखा है। ओके। तो लोग कहते हैं कि मार्शल आर्ट्स का भी ओरिजिन इंडिया में ही हुआ है। हाँ, तो ये क्या स्टोरी है सर? ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। बौद्ध धर्म। तो जब इंडिया का ट्रांजिशन हुआ हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में, तब चाइना में ये डिस्कवरी हुआ कि इंडिया का इतना महान फिलोसफी से इतना सारा नॉलेज है। तो चाइनीज किंग्स जो थे वो इंडियन स्कॉलर्स को इनवाइट करते थे कि आप प्लीज चाइना आइए, आपके संस्कृत बुक्स लाइए आपके साथ, और उनका ट्रांसलेशन प्लीज चाइनीज में कीजिए, ताकि हमारे लोगों को भी ये सब विद्या मिले। तो बहुत सारे इंडियन स्कॉलर्स वहाँ गए, कुमार जीव था, धर्मपाल था, बुद्धभद्र था, एट्सेट्रा। तो एक चाइना में एक जगह है जहाँ पे एक किंग ने एक इंडियन गुरु को बुलाया, उनका नाम था बुद्धभद्र। उनके लिए उन्होंने अलग से एक टेम्पल बनाया कि आप ये टेम्पल में मोनास्ट्री में रहिए और आप ट्रांसलेशन कीजिए। तो बुद्धभद्र उधर रहे और कुछ साल उन्होंने ट्रांसलेशन किया, फिर उनकी मृत्यु हो गई। तो उनका रिप्लेसमेंट भी आया इंडिया से, जिसका नाम था बोधिधर्मा। तो ये साउथ इंडिया से ये गुरु आया था जिनका नाम था बोधिधर्मा। अब जब ये उस जगह पहुंचा हेनान प्रोविंस में, उस टेम्पल में, तो क्या मिला उसे कि ये टेम्पल एक फॉरेस्टेड एरिया में था। और ये फॉरेस्टेड एरिया में बहुत सारे चोर थे, गुंडे थे, वो इस टेम्पल को बार बार अटैक करते थे, और जो भी राजा उधर प्रोविजंस भेजता था उसको चोरी कर लेते थे और मंक्स को मारते थे। तो बोधिधर्मा ने क्या किया कि भाई पहले आप ये सब ट्रांसलेशन बाद में करेंगे, पहले तुम थोड़े तगड़े हो जाओ। तो उसने एक योगा बेस्ड मार्शल आर्ट सिखाया इन सब मंक्स को, ओके, और उनको बहुत स्ट्रांग किया। और बोधिधर्म जब मर गए तो उसके बाद अलग अलग और भी गुरु आए, चाइनीज गुरु, उन्होंने इस मार्शल आर्ट को कंटिन्यू किया और उसको और इवॉल्व किया। उसको आज बोलते हैं कुंग-फू। और ये जो टेम्पल है ये शाओलिन टेम्पल है, जो ऑलमोस्ट 2000 साल पुराना है। उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था फॉर बुद्धभद्र एज अ ट्रांसलेशन प्लेस, लेकिन आज ये मार्शल आर्ट्स का बहुत महान बोधिधर्मा ने बनाया था। अब ये शाओलिन जो कुंग-फू है उसने पूरे एशिया को इन्फ्लुएंस किया है। फॉर एग्जांपल कराटे
कराते जापानीज जो मार्शल आर्ट है उसका एक स्कूल है शोरिन यू कराते, शोरिन रयू। शोटोकान। ये शाओलिन स्टाइल कराते हैं। तो शाओलिन का इन्फ्लुएंस जापान में भी गया, शाओलिन का इन्फ्लुएंस ताइक्वांडो में गया, कोरिया में और अलग अलग जगह पे। तो ये स्टोरी है कि हाउ इंडियन मार्शल आर्ट्स गेव राइज टू द होल स्पेक्ट्रम ऑफ एशियन मार्शल आर्ट्स। अभी जो बुद्ध धर्म नाम का जो ये गुरु था, जिन्होंने ही इज द फादर ऑफ कुंग-फू, वो एक्चुअली एक ध्यान मेडिटेशन का प्रैक्टिशनर थे। ओके, तो ध्यान मेडिटेशन को चाइनीज में क्या बोलते थे? चान, क्योंकि वो ध्यान बोल नहीं सकते थे तो उन्होंने उसको चान बोला। अब ये चान मेडिटेशन का प्रैक्टिस चाइना से जापान गया और चान का उधर अलग प्रोनाउंसिएशन हुआ ज़ेन। तो ज़ेन बुद्धिज्म वो चान और चान वो ध्यान। तो ये सब इंडिया से आया है। अभी ज़ेन तो बहुत बड़ी चीज़ है आज ग्लोबली, उसका ओरिजिन इंडिया है, इंडियन है। इट इज़ ध्यान मेडिटेशन। तो ये बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, बहुत सारे थ्रेड्स है इसके और सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। एंड द रूट, द ओरिजिन इज इंडिया। मतलब जो आप कह रहे हो, आई फील कि पूरा अगर आप एशियन कंट्रीज को स्कैन करोगे, सभी का इंडिया के साथ रिलेशनशिप अच्छा हुआ करता था, आई फील। बिल्कुल, हाँ। पहले तो ये रिलेशनशिप्स बदलने कब लगे? मतलब व्हेन डिड चाइना एंड इंडिया बिकम एनिमीज? रिसेंटली पहले मतलब एक्चुअली वो हिंदी चीनी भाई भाई हुआ करते थे उस टाइम पे, बहुत सालों तक। चाइना और इंडिया का रिलेशनशिप बिगड़ा कभी आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। क्या हुआ कि हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उन्होंने इंडिया का नॉर्दर्न बॉर्डर डिमार्केट किया ही नहीं। उस टाइम पे ये इंडिया तिब्बत बॉर्डर था, लेकिन 1955 में चाइना ने तिब्बत को कॉन्कर किया, तो ये चाइना बन गया अभी। और उस टाइम पे भी नेहरू जी ने इंडिया और तिब्बत का बॉर्डर डिमार्केट नहीं किया और ये चाइनीज आ गए, इन्होंने एक्साई चेन में बहुत बड़ा रोड बना लिया और 3 साल तक नेहरू जी को पता भी नहीं चला। बाद में मालूम पड़ा, तो बोला कि भाई आप वापस जाओ, और फिर कन्फ्रंटेशन हो गया। फिर 62 का वॉर हो गया जिसमें इंडिया ने एयरफोर्स यूज नहीं किया, एयरफोर्स था लेकिन यूज नहीं किया, तो वो वॉर भी हार गए। फिर बाद में धीरे धीरे लंबा चला। अभी ये लोग, उनको अरुणाचल प्रदेश भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, इवेंचुअली सब कुछ चाहिए उनको, चाइना को। कम्युनिस्ट पार्टी बहुत ही एक्सपांशनिस्ट और अग्रेसिव पॉलिटिकल एंटिटी है। चाइना हिस्टोरिकली ऐसा नहीं था। ओके, बट आफ्टर द कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आई, तब से इंडिया का रिलेशन बिगड़ गया विद चाइना। उसके पहले इंडिया और चाइना के बीच में कभी भी कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ था। ये पूरा हिस्ट्री आप 3000 साल का देख लीजिए, एक बार भी नहीं होता कन्फ्रंटेशन। ये बहुत नया फिनोमेनन है। सर, अब इतनी सारी चीजें कैसे जानते हो? इसके ही पहले हमने एक एस्ट्रोफिजिक्स का पॉडकास्ट किया था, तो इतनी सारी चीजों का नॉलेज कहाँ से आया? पढ़ाई करने से। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, बहुत ज्यादा रीड करते हो? बहुत किया मैंने रीडिंग। तो सर, ये हो गया हमारा 7वां पॉइंट। अभी 8वें पॉइंट के बारे में बताओ। चलो, ओके, एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस और जो उनके डेथ से अटैच जो कंस्पिरेसी थियरी है। आई एम श्योर आप इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। हाँ, सो ऑफिशियली क्या कहा गया है कि उनका प्लेन क्रैश हुआ था फॉर्मोसा में, जिसको आज ताइवान कहते हैं, और उनके बॉडी को जापान लेके गए। वहाँ पे उनका क्रिमेशन हुआ और आई थिंक रिंकोजी टेम्पल में उनके एशेज है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन आई विटनेसेस कोई नहीं है अपार्ट फ्रॉम 1 और 2 जो बोलते हैं कि प्लेन क्रैश हुआ। ताइवान का आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखेंगे, प्लेन क्रैश का कोई रिकॉर्ड नहीं है। और इंडिया में एक गुमनामी बाबा थे जिनका हैंड राइटिंग एग्जैक्टली मैच होता है सुभाष चंद्र बोस से, उनका चेहरा भी पूरा मैच होता है। सो क्लियरली ये कंस्पिरेसी है उनका आफ्टर 1947 का हिस्ट्री को सप्रेस करने का। बेसिकली सुभाष चंद्र बोस बहुत ही मैग्नेटिक पर्सनालिटी थे, बहुत पावरफुल पर्सनालिटी थे। अगर उनको चांस मिलता तो इंडिया को पूरा ट्रांसफॉर्म कर देते थे वो। लेकिन ब्रिटिश उनको हेट करते थे क्योंकि ही फॉट द ब्रिटिश मिलिटरीली, राइट। उन्होंने सत्याग्रह नहीं किया, अहिंसा नहीं किया, उन्होंने हिंसा की। तो इसके लिए ब्रिटिश लोग ने उनको मार्जिनलाइज कर दिया। और ब्रिटिश चले गए, उन्होंने नेहरू जी को बढ़ा दिया और नेहरू जी का उतना ही हेटेड था फॉर सुभाष चंद्र बोस। तो ये बात है। अभी एग्जैक्टली क्या हुआ, कहाँ गए सुभाष चंद्र बोस, ये हमें पता नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्ड्स अभी भी क्लासिफाइड है, अवेलेबल नहीं है टू द पब्लिक। ऐसा कहा जाता है कि उनको रशिया में इम्प्रिजन किया था, साइबेरिया में कहीं पे, स्टालिन के टाइम पे। ये भी एक कहानी है। अभी क्या एग्जैक्टली हुआ है तो किसी दिन तो होपफुली मालूम पड़ेगा जब इंडियन गवर्नमेंट और अलग अलग गवर्नमेंट इन चीज़ों को डिक्लासिफाई करेगी रिकॉर्ड्स को। लेकिन एक बात क्लियर है, ही डिड नॉट डाई इन ताइवान,
Most likely 99.9% Gumnam Baba was Subhash Chandra Bose, and he died in northern India आफ्टर इंडिपेंडेंस, after independence, much after independence. That would be so शायद bad. 60s या 70s में. हाँ, most likely, yes. तो ये एक बोनस नॉन एंशिएंट इंडिया पॉइंट हो गया, पॉइंट नंबर 8. सर अभी हम नेहरू की बातें कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस की बातें कर रहे हैं. ये फ्रीडम फाइटर्स थे. ब्रिटिश ने पूरे इंडिया को टेक ओवर कर लिया था. हाँ. इसलिए फ्रीडम फाइटर्स की जरूरत लगी हमें. ब्रिटिशर्स से पहले इन्वेडर्स ने टेक ओवर किया था बहुत ही ज्यादा टाइम के लिए, 1000 सालों के लिए, Approximately 1000 साल के आसपास. 1000 सालों के लिए. मतलब वी weren't an independent country technically. Approximately 1000 AD के आसपास से इंडिया was under invaders. तो 1000 AD के टाइम पे हुआ क्या था, आपको क्या लगता है? बिकॉज इन्वेडर्स को जीतने के लिए भी कोई चीजें करनी पड़ी होगी, या समथिंग मस्ट हैव गॉन रॉन्ग. Yes. तो हमारा 9th पॉइंट ये है कि व्हाट वेंट रॉन्ग. हम सोने की चिड़िया से ये कैसे बन गए? Essentially क्या हुआ कि हमारा पॉलिटिकल यूनिटी फ्रैगमेंट हो गया. अभी हिस्ट्री एक साइक्लिक चीज है. इंडिया में कभी कभी बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स हुए, जैसे मौर्यन एम्पायर, पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को यूनिफाई किया. कुषाण एम्पायर हुआ कनिष्क के अंडर, जिन्होंने इंडिया को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया. और कुछ ऐसे टाइम आए हैं जब इंडिया वाज फ्रैगमेंटेड इनटू स्मॉल स्टेट्स. महाजनपद थे 16. देयर वाज वन पीरियड. तो जब ये टर्किक इन्वेजन शुरू हुए उस टाइम पे इंडिया का पॉलिटिकल यूनिटी नहीं था. अलग अलग किंगडम्स थे. ओके, कुछ 10-15 किंगडम्स हो गए. टर्किक इन्वेजन मतलब वो गाजी और गजनी और वो सब. यस, जो हम जिसको इस्लामिक इन्वेजन बोलते हैं, दे एक्चुअली वर टर्किक इन्वेजन. जिसको हम मुगल बोलते हैं वो भी तुर्क थे एक्चुअली. ओके, इंडियन उनको मुगल बोलते हैं फॉर सम रीजन. ये मंगोल नहीं थे, ये तुर्क थे. टर्किश थे सब. टर्किक. हाँ. टर्किक क्या होता है मतलब? ये जो टर्क्स है ये ओरिजिनली एक सेंट्रल एशियन ट्राइब है. ओके, एक एथनिसिटी है. उन्होंने इवेंचुअली टर्की को इन्वेट किया. और उस जगह को आज टर्की बोलते हैं बिकॉज दे वर ऑफ टर्किक एथनिसिटी. तो ये जो बाबर था वो तुर्क था. उसकी भाषा मंगोल नहीं थी, मुगल नहीं थी. उसकी भाषा तुर्किक थी. उसकी भाषा शायद चगाताई लैंग्वेज थी, व्हिच इज अ टर्किक लैंग्वेज. मतलब ये दिखते कैसे थे? एशियन दिखते थे? सेंट्रल एशियंस. आज के जमाने में कौन सी? मोर लाइक चाइनीज. ओके, मोर लाइक चाइनीज, हाफ चाइनीज. तो ये सब टर्किक इन्वेजन्स थे. ओके, ये लोग अरब नहीं थे, ये टर्क्स थे. तो इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 1000 AD के आसपास इंडिया को इन्वेट करना शुरू किया इन फुल फोर्स. उसके पहले भी 300 साल के आसपास बहुत ट्राई किया, कुछ हुआ नहीं. लेकिन इवेंचुअली इंडिया का पॉलिटिकल यूनिटी नहीं था. इसके लिए अलग अलग किंगडम्स कोऑपरेट नहीं करते थे. शायद ईगो की वजह से. ईगो का भी पॉसिबिलिटी है. और दूसरी बात यह है कि कुछ राजाओं को नेशनल इंटरेस्ट का कंसेप्ट नहीं था. फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत महान राजा है, बहुत शूरवीर है, पृथ्वीराज चौहान. अभी उन्होंने ये जो कौन था, गजनवी था, घोरी था, वन ऑफ दीज टू, उसको डिफीट किया बैटल ऑफ तराइन में. उसको जाने दिया. अब ऐसा नहीं था कि पृथ्वीराज चौहान को तो मालूम नहीं था कि ये लोग क्या करते हैं जब ये जीतते हैं. उसको मालूम था, फिर भी उसने जाने दिया उसको, क्योंकि इसने रिक्वेस्ट किया, प्लीज मुझे छोड़ दो. अगली बार बैटल हुई, पृथ्वीराज चौहान मर गया. एक्चुअली वो कैप्चर हो गया. उसको अफगानिस्तान लेके गए और वहाँ पे उसकी बहुत बुरी तरह से हत्या की. और पृथ्वीराज चौहान की जो किंगडम है उसकी क्या हालत हुई तो वो तो मैं बोलना भी नहीं चाहूँगा. बहुत बुरी हालत हुई, औरतों की, बच्चों की, एट्सेट्रा. सो पृथ्वीराज चौहान को ये बिल्कुल मालूम था कि अगर ये लोग जीत गए तो मेरे लोगों की क्या हालत करेंगे. फिर भी उसने उसको जाने दिया. सो क्लियरली उसका जो कंसेप्ट था नेशनल इंटरेस्ट का वो गलत था. क्योंकि चाणक्य ने क्या कहा है कि द हाईएस्ट मॉरलिटी फॉर अ किंग इज दैट हिज किंगडम शुड प्रॉस्पर. राइट, ये बात है. अभी अगर आप एनिमी को जाने देते हो तो आपका किंगडम प्रॉस्पर कैसे होगा? सो ये नेशनल इंटरेस्ट का फंडामेंटल उल्लंघन है, वायोलेशन है कि आप इतने बुरे एनिमी को छोड़ दे रहे हो, उसको जाने दे रहे हो विथ हिज आर्मी. सो ये सब चीज़ें थी इंडिया में कि जो थॉट प्रोसेस था उस टाइम पे वो कुछ मेस्ड अप था. और पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी. लीडरशिप का भी प्रॉब्लम था. अगर आप जाने दोगे एनिमी को तो लीडरशिप का ऑब्वियसली प्रॉब्लम है. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स एक्यूमुलेट हो गए एक टाइम पे, और इसके लिए इंडिया का डिफेंस ब्रीच हो गया. और एक बार ये लोग अंदर आ गए तो पूरा धीरे धीरे इन्होंने टेक ओवर किया दिल्ली सल्तनत. उसके बाद सब डाउनफॉल. तो ये स्टोरी है. This is intense. सो ये अगर आप पिछले 1000 साल का एक सिंगल लेसन चाहते हो तो उसको मैं इंग्लिश में बोलूंगा. When you meet a swordsman, draw your sword. Do not recite poetry.
to someone who is not a poet. ये मेन है कि आपको कोई एनिमी मिलता है जो आपको डिस्ट्रॉय करना चाहता है, उसके साथ आप सिविलाइज्ड बिहेवियर नहीं कर सकते, आप उसके साथ अहिंसा नहीं कर सकते. यू हैव टू किल हिम, डिस्ट्रॉय हिम. दैट्स इट, वेरी सिंपल. उतनी स्ट्रांग नहीं है लोगों जितना को उनकी एक्चुअली भाषा होना में चाहिए. उनसे बात करें. एग्जैक्टली, उनकी भाषा में ही उनसे बात कर रहा हूँ. आई थिंक ये पूरे पॉडकास्ट का फाइनल पॉइंट है सर. आप चूज कर लो जो भी आपको कहना है एंशिएंट इंडिया के बारे में. अगर एक बड़ी टीचिंग है एंशिएंट इंडिया से, बात सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारी जो सिविलाइजेशन है वो दुनिया के सबसे पुराना सिविलाइजेशन है, सबसे पुराना कंटिन्यूसली एग्जिस्टिंग सिविलाइजेशन. दुनिया में और कोई भी एथनिक ग्रुप नहीं है या कल्चरल ग्रुप नहीं है जो कम से कम 10,000 साल से अनचेंज चले आ रहा है. और हमारे पिछले 1,000 साल में इतने बड़े बड़े चैलेंजेस आए, इन्वेजन्स हुए, हम 1,000 साल से फॉरेन ऑक्यूपेशन में है. Correct. फिर भी हमारा कल्चर जीवित रहा है. हमारा कंट्री भी एज अ कंट्री, एज ए ज्योग्राफिकल एंटिटी अभी भी इन सम फॉर्म अभी भी है, इंटैक्ट है. सो वी आर द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन. ये हमें जानना है. हमें आज क्या है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे अंदर वो प्राइड इंस्टिल नहीं करता कि हम एक महान लोग हैं, हम एक महान संस्कृति है, हम एक महान सभ्यता है, लेकिन हम है. और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें हिस्ट्री सीखनी चाहिए. क्योंकि अगर आप अपना हिस्ट्री नहीं जानोगे तो आप अपने आप को नहीं जानोगे, आप सच में क्या हो. इफ यू डोंट नो योर हिस्ट्री यू हैव नो फ्यूचर. सो ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना हिस्ट्री खुद से रिसर्च करो. टेक्स्ट बुक्स में कुछ नहीं मिलेगा. टेक्स्ट बुक्स में हम पढ़ेंगे तो हमें लगता है कि हमारा हिस्ट्री लीनियर स्टेप बाय स्टेप, लेकिन एक्चुअली हमारा हिस्ट्री बहुत फ्रेगमेंटेड है, बहुत सारे मिसिंग पीसेस है. तो वो मिसिंग पीसेस हमें अपने आप से खुद से आउट ऑफ आवर ओन इंटरेस्ट रिसर्च करके ढूंढना पड़ेगा. अंटिल टेक्स्ट बुक्स आर रीरिटन तब तक हमें खुद थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा. इंडिया के बुक्स में नहीं है मगर वैसे हैं. मेन बात है कि वी आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशंस, इफ नॉट द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड. तो फ्रेंड्स सच्ची बताऊं, ब्यूटीफुल एंडिंग. और काफी प्राउड फील होने लग गया था ये वीडियो देख के कि देखो हम कितने, हमारी जो हिस्ट्री है इतनी पुरानी और इतनी ग्रेट है. और जिस तरह से बताया कि ऑलमोस्ट जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको दिख रही हैं वो सब वर्ल्ड में जो स्प्रेड हुई वो एक्चुअली में इंडिया से ओरिजिनेट होके थोड़ा उनका मॉडिफिकेशन और नाम भी क्यों चेंज हुए, क्योंकि प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे थे, तो उसकी वजह से कई चीजों के नाम चेंज हो गए. पर आया कहाँ से था? इंडिया से आया था. और देख के काफी प्राउड फील हो रहा था. और जब उन्होंने वो बताया कि पृथ्वीराज चौहान जैसे वो आए, वो छोड़ दिया और उसके बाद वापस अटैक किया, और उसने देख लो कितनी मतलब हाइट से कि किसी के ऊपर, मैं तो ये सोच रही थी अच्छाई की, और मेरे ख्याल से हमने पढ़ा भी था बुक्स में, कि स्कूल की बुक्स में पढ़ा था कि छोड़ दिया और फिर वापस आके हार गए. तो बट ये एक अच्छाई में मतलब एक नेगेटिव हुआ, पर ये भी देखना चाहिए कि कितनी अच्छाई थी इंडिया में कि अपने दुश्मन को छोड़ देते थे हम लोग. और वो दुश्मन कितना गंदा था, मतलब दुश्मन में इतनी, मतलब वो जैसे कहते हैं ईविल वो था कि उसने उसके बावजूद कि मुझे छोड़ दिया, मेरे को बख्श दिया, वो वापस आ रहा है अटैक करने, और फिर वापस लेके गए जैसे बता रहे थे, तो बहुत बुरी तरह मौत दी. तो देखो कितनी ईविलनेस थी इस जिसने ये काम किया है. तो बहुत अच्छी चीजें बताई है. वही है कि भाई बुक्स ने तो नहीं बताया, पर ऐसी वीडियोस देखो तो आपको पता चलता है, नॉलेज मिलती है. ऐसी बुक्स पढ़नी चाहिए, चाहे आपके टेक्स्ट बुक में नहीं थी, बट बाकी बुक्स तो अवेलेबल है जो आपको ये बताएंगी. और मतलब जैसे कहते हैं ना कि और फाइंडिंग्स करनी चाहिए, एक्सकवेशंस करनी चाहिए, जिससे और चीजें पता चले हमारी. राइट. तो काफी अच्छा था. और इसमें अब ये है कि इंडियन बुक्स में आपको ये मटेरियल नहीं मिलेगा, मगर अमेजिंगली आजकल की वेस्टर्न बुक्स में आपको मिलेगा. तो मतलब अगर आप ऋषि के स्कूल में अगर देखते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक, उसमें सारी बातें इंडिया के बारे में है पॉजिटिवली, जो अगर आपको नहीं पता तो लोग जो भी पढ़ रहा है वो बहुत इम्प्रेस होगा उससे. तो जो कह रहे हैं और आप मानते नहीं है, तो वाकई ही ये बुक्स एग्जिस्ट करती हैं. इंडिया में नहीं है ये क्वेश्चन मार्क है, मगर बाहर जो यूएस के लोगों ने लिखी है बुक्स अमेजिंगली, वो भी इसी ग्रेटनेस की बात करती हैं. इनफैक्ट वो बुक्स ये भी कहते हैं कि चाइना
काफी समय से अपने आप को बड़ा कर रहा है। अगर आप पुराने जमाने में देखें तो चाइना इंडिया के इक्वल था साइज में। उसके बाद उसने पूरा तिब्बत ले लिया, ऊपर मंचूरिया ले लिया, और एक और मैं उसका नाम भूल गया वो ले लिया। तो आज जो इतनी बड़ी कंट्री है वो एक समय पे नहीं थी। इनफैक्ट वो बोलते हैं इंडिया जो था बहुत बड़ा था, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और इधर आप जाते हैं म्यांमार और उधर इंडोनेशिया, मलेशिया, वो सारा रीजन इतना ह्यूज इंडिया था, और आज छोटा इंडिया है। तो ये बुक्स में लिखा हुआ है कि इतना ह्यूज था इंडिया, अब ये छोटा है। चाइना इतना छोटा था, अब बड़ा हो गया। और दूसरा जो है, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, वो सारे रेडिली अवेलेबल है इंटरनेट में, और यूएस की बुक्स में भी लिखा गया है, और वो पॉजिटिवली दिखाते हैं। जहां क्योंकि यूएस की बुक्स काफी ऑब्जेक्टिव होती है, सब्जेक्टिव नहीं। अगर वो बोलते हैं कि ये फॉसिल मिले तो कहते हैं हो सकता है और भी पुराने हो। वो सारे एवेन्यू ओपन रखते हैं, किसी को क्लोज नहीं करते। अब दूसरा बहुत अच्छा था जब इन्होंने बोधि धर्मा की बात बताई, वो हमने पहले भी वीडियोस किए हैं बोधि धर्मा के, तो वो भी बहुत अच्छे हैं। और एक जो क्रिटिकल पॉइंट ये होता है वो ये होता है कि हर चीज कभी भी अपने पुराने ग्रेटनेस के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। एग्जाम्पल देते हैं कि एक समय ग्रीक जो है बड़े ग्रेट थे यूरोप में, मगर आज क्या है, कुछ नहीं है। उसके बाद अगर उसके ग्रीक के बाद फ्रेंच बोलते हैं बड़े ग्रेट थे, आज क्या है, ज्यादा नहीं कंपेयर टू पहले। उसके बाद आप देखते हैं ब्रिटिश को एक जमाने पूरे वर्ल्ड को करते हैं रूल, आज क्या है, कुछ नहीं। तो कभी रोमन्स, मतलब इटली के रोमन्स हैं, तो ग्रीस थे, ग्रीस को हराया था रोमन्स ने। तो चलो ग्रीक थे, ग्रीक महान थे, और मैसेडोनियन जो था अलेक्जेंडर, उसको हरा दिया रोमन्स ने, रोमन्स महान हो गए। तो रोमन्स को हरा के वहां पे जर्मन्स आ गए, फ्रेंच आ गए, वो स्पेनिश आ गए, ऊपर इंग्लिश आ गए, तो वो टुकड़े हो गए पूरे रोमन एम्पायर के। और उधर ब्राज़ेंटाइन एम्पायर है, वहां पे मुस्लिम कॉन्स्टेंटिनोपल है, टर्किश है, उसके बाद पूरा सऊदी अरेबिया से इस्लामिक इन्फ्लुएंस आ गया। मतलब जो भी हिस्ट्री है, पॉइंट ये कि अपनी पीछे की विक्ट्रीज पे है मतलब खुश नहीं होना चाहिए, आज को देखना चाहिए। आज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीछे के लॉरेंस को फर्क नहीं पड़ता पहले तुम क्या थे। तो ये अच्छी बात है कि पता होना चाहिए कि वर्ल्ड का ओल्डेस्ट रिलीजन है हिंदुइज्म, और इतने हजार साल अंडर होने के बावजूद भी हिंदुइज्म खत्म नहीं हुआ। और उसके बाद जो ये ग्रेटनेस वाली बात है कि कितने डिटरमिन्ड लोग थे, ये भी दुख की बात है कि 1000 साल कोई और रूल करता गया, इसलिए बैंकरप्ट हो गए, इसलिए एजुकेशन नहीं हुई। लिटरेसी रेट 70-80% है, सारी कंट्रीज में 100% हो चुका है, चाइना में भी 100 के करीब है। तो पॉइंट ये, 1000 साल के रूल में सारी इन्वेंशंस खत्म हो गई, सारी क्रिएटिविटी खत्म हो गई, बड़ा जबरदस्त लॉस हुआ। क्यों? एक तो पहले वेपन स्ट्रांग नहीं थे और आपस में लड़ाई होती थी, तो वेपनाइजेशन बहुत जरूरी है स्ट्रेंथ के लिए। उसके बाद जो है अभी का देख, जब तक इंडिया जो है जीडीपी में नंबर 1 नहीं होता या नंबर 2 नहीं होता, उससे कोई सुपर पावर नहीं करेगा। और जब तक वो नहीं होता, लोगों को हार्डवर्क करना है और अपने पुरानी ग्रेटनेस पे कोई डिपेंड होने का फायदा नहीं है। आज को देखना पड़ेगा। आज को अगर आप खुद अंदर से आप फील कर सकते हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं, बहुत पावरफुल हूं, मगर अगर आप कंट्री पुअर है, अगर पर कैपिटा कम है, तो उसमें कोई आप परवाह नहीं करेगा। अपने आप को बोल दीजिए मैं बहुत चौधरी था, ये वो फर्क नहीं पड़ता। आपके कंट्री में गरीबी है, आपकी कंट्री में प्रॉब्लम्स हैं। जब इंडिया का जीडीपी जो है सेकंड हो जाएगा और पर कैपिटा जबरदस्त ऊपर आ जाएगा, तब पॉइंट होगी कहने के लिए कि हम ग्रेट थे और ग्रेट हैं। काफी अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड, बहुत अच्छा वीडियो था, बहुत अच्छा लगा देख के। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।